होता था, ये सब लोग जानते हैं और इसमें कोई दोराहे नहीं थी। लेकिन इतना बड़ा पद छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो क्या लगता है कि उस पद को किस तरह से वहां पर भी रखा जाएगा, एक समान बनाकर, या फिर किस पोस्ट को लेकर काम होगा वहां पर? देखिए, ये जो पार्टी का नेतृत्व है उसको डिसाइड करना है, और मुझे लगता है कि इतने कद्दावर नेता का उनको अच्छी जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, उनको अच्छा दायित्व दिया जाना चाहिए, उनसे कुछ आउटकम्स की तवक्को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। तभी तो इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर के सामने उनकी मौजूदगी में, जम्मू के सभी सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग करवाई गई है। और हो सकता है आशा कि जब 23 को गृह मंत्री यहाँ पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए तो उनको डाइस पर भी उनको बिठाया जाए, देवेंद्र सिंह राणा को, और वहाँ पर भी उनको इंट्रोड्यूस किया जाए एक बड़ा रुतबा देने के लिए। तो आने वाले दिनों में सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्पष्ट होंगी कि देवेंद्र सिंह राणा या बाकी दीगर पार्टियों से छोड़कर आने वाले कद्दावर नेताओं को पार्टी कितना सम्मान देती है और किस तरह का दायित्व देती है। विनोद जी, अगर रविंद्र रैना की बात की जाए तो वो कल बड़ा दावा पेश करते हुए नजर आए हैं कि आने वाले समय में और भी दिग्गज नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें देवेंद्र सिंह राणा के साथ कौन कौन लोग वहां पर मीटिंग में शामिल थे, तो समझिए कि सुरजीत सिंह सलाथिया, जिन्होंने दामन थाम लिया भारतीय जनता पार्टी का, उनके साथ वहां पर सुरेंद्र चौधरी मौजूद थे, लाल सिंह मौजूद थे और भी कई नेता मौजूद थे। लेकिन अब खबरें ये भी सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही पार्टी के अंदर से कुछ और लोग भी इस्तीफा दे सकते हैं। क्या लगता है? देखिए, पहले से ही तय है कि कुछ और लोग भी, ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया से अगर हम बात करें तो ये देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया हैं। फिर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से भी कुछ लोगों की फहरिस्त तैयार की गई है, वो जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ऑप्ट करना चाहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उससे वो मुत्तफिक रखते हैं, उससे वो पूरी तरह से सहमत है। और भी कुछ लोग हैं जो आने वाले, जो कल रविंद्र रैना ने संकेत दिया था, वो इस बात का संकेत था कि कुछ और लोग, जब जिसको हम चुनाव वैली कहते हैं, पीर पंचाल, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र सिंह राणा ने यहां पर ज्वाइन कर लिया है। एक बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को लगता हुआ। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या पीडीपी की तरह ही और भी नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से निकलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के और भी कई दिग्गज नेता बाहर जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बड़ा ऐलान और दावा पेश किया गया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का दामन और भी कद्दावर नेता यहां पर थाम सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि देवेंद्र सिंह राणा ने जब पार्टी को ज्वाइन किया है तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जाएंगी। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बताते चले कि राजौरी से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही थी, जहां पर मुकम्मल तरीके से राजौरी जाने से पहले आपको यह दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से इंटरनेशनल बेइज्जती जो है वो अब 7 समुद्र पार होती हुई नजर आ रही है। लंदन में बसे हुए भारतीयों ने पाकिस्तान के खिलाफ यहां शेम के नारे लगा दिए हैं, और इस वक्त भारतीयों ने पाकिस्तानी दुकानों, मॉल और रेस्टोरेंट में भी जाने के लिए यहां पूरी तरह से प्रण ले लिया है। और बंदूक की बजाय आर्थिक चोट पहुंचाने का भारतीयों ने यहां फैसला ले लिया है, क्योंकि इस वक्त बड़ी अपडेट 7 समंदर पार से देखने को मिल रही है, जहां पर लंदन से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 7 समंदर पार हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। आप देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है। और लंदन में बसे हुए भारतीयों ने अब अपना एक कड़ा रुख इख्तियार कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। यहां पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी है और भारतीयों ने पाकिस्तानी दुकानों, मॉल और रेस्टोरेंट में नहीं जाने का प्रण ले लिया है। यानी पूरी तरह से पाकिस्तान को बायकॉट करने की कोशिश की गई है और बंदूक की बजाय आर्थिक चोट पहुंचाने का भी यहां फैसला जो है वो लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन जिस तरह से पीठ पर वार करने के लिए मशहूर है, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए अब आप देखिए विदेश में भी किस तरह से भारतीयों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ वहां पर कहना था भारतीयों का। सबको प्रण लेना होगा, किसी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाना बंद करना होगा, किसी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बंद करना होगा। मैं मेरी सरकारों से तो अपेक्षा रखता हूं, पर मैं क्या कर रहा हूं ये मुझे अपने गलिबान में झांक के देखना होगा। पहले कसम खाइए आप लोग, आज के बाद किसी पाकिस्तानी व्यापारिक संस्थान में कदम नहीं रखेंगे।
नाइट का ट्रेड नहीं करेंगे और उनका बूथ तोड़ देंगे। हर एक 130 करोड़ हिंदुस्तानी अपने स्तर पे किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को जवाब देगा। जरूरी नहीं है बंदूक उठाना, पर और भी कई तरीके हैं जिन तरीकों से हम हमारे 13 लाख उन भाइयों को सपोर्ट कर सकते हैं जो अपनी जान देने के लिए सीमाओं पे खड़े 24 घंटे। भारत माता की तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी पूरी तरह से पाकिस्तान की बेइज्जती जो है वो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीयों ने वहां पर भी कड़ा रुख इख्तियार कर दिया है और लगातार लंदन में बसे हुए जो भारतीय हैं वो किस तरह से पाकिस्तान की चीजों को, पाकिस्तान के रेस्टोरेंट को यहां बाइकआउट करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि मिशन ऑफ डेवलप्ड इंडिया का जो एक मिशन चलाया जा रहा है इस पर काम करना बहुत जरूरी है। इसी पर बातचीत करेंगे। एक बार फिर से विनोद जी के पास चलेंगे। विनोद जी, जिस तरह से भारत के अंदर तो यहां पर बगावी सुर देखे जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ विदेश से भी अब यहां गूंज देखने को मिली है। हाँ बिल्कुल आशा, जैसे शुरुआती दौर में क्रॉस एलओसी ट्रेड को बंद कर दिया गया था जम्मू कश्मीर में, वैसे ही विदेश में भारतीय मूल के, भले उनको नागरिकता वहां की मिल गई हो, उनमें भी रोष है जिस तरीके से पाकिस्तान की साजिश, पाकिस्तान एक षड्यंत्र के तहत सिलेक्टिव किलिंग करवा रहा है, एक समुदाय के लोगों को पॉइंट ब्लैंक से उनकी हत्या कर रहा है। इन सब की चिंताएं जो है, जो भारतीय मूल के लोग हैं चाहे किसी भी देश में रहते हैं, अब हम लंदन की बात कर रहे हैं, लंदन में जितने भी भारतीय मूल के वासी हैं जिन्होंने भले नागरिकता लंदन की ले ली हो, आज उनका रोष देखते ही बनता था। जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद सीधी सीधी चेतावनी दी थी कि जितने भी पाकिस्तानी के व्यापारी हैं उनके साथ हिंदुस्तान मूल का कोई भी व्यक्ति उनसे कारोबार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जितने माल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जो पाकिस्तान के ऑनर्स हैं वहां पर नहीं, एक चेतावनी पाकिस्तान को उन्होंने खुली क्या लगता है विनोद जी कि जब यहाँ पर घाटा पड़ेगा तो उसके बाद सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि आखिर पाकिस्तान जो है वो आर्थिक मंदी से आज भी जूझ रहा है। देखिए, पहले से ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बड़ा कोशिश किया है और कुछ सैंक्शंस लगाई हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में जो आतंकी गतिविधियां वो कम नहीं हुई हैं। पाकिस्तान का तालिबान को खुलकर के समर्थन करना इस बात की पुष्टि करता है कि पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उस हुकूमत को या तो सेना चला रही है या ISI चला रही है या जो आतंकी संगठन है। इस तरह का प्रयास जरूर किया जा सकता है, कुछ सैंक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं, कुछ चेतावनी, जैसे लंदन में भारतीय के लोगों ने चेतावनी दी है, एक डराया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की मानसिकता इतनी गंदी है और इतने तरीके से वो मिलिटेंसी में इंडल्ज हो चुका है कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है और उनका दबाव डालने के बावजूद भी कोई असर उनका नहीं पड़ रहा है। चाहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें कि USA की बात करें, बड़ी सारी कंट्रीज ने इस पर सैंक्शन भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवाद लगातार चल रहा है। बिल्कुल विनोद जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर विनोद जी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हाल ही के दिनों में भी आपने देखा कि वहां पर भी किस तरह से पाकिस्तान ने अपना अराक जो है वो अलापा है, हर वक्त कश्मीर को मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन अगर भारतीय मूल के लोग विदेशों में इस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर तरीके से बड़ा एक झटका जो है वो पाकिस्तान को लग सकता है। डेफिनेटली आशा, जिस तरीके से अगर लंदन में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है, बाकी मुल्कों में भी होता है, एक दबाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान मूलतः आतंकवाद से घिरा हुआ है, आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान को कहा जा सकता है। इस तरह के छोटे मोटे दबाव से उन पर असर नहीं होता है। एक बड़ा दबाव जो पड़ रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ही पड़ रहा है, जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि विनोद जी हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से विदेशों में भी अब पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी किस तरह से उठ रही है, वो देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर हो। हर एक जगह पर पाकिस्तान जो है वो देखिए किस तरह से अपनी हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। एक आतंकी मुल्क घोषित होने के बावजूद भी यहाँ किस तरह से हरकतें हो रही हैं, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे, राजौरी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि राजौरी से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू है और सुरक्षा बलों के यहां चमरेर जंगलों में सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से इन जंगलों को घेर लिया है। सुरनकोट के चमरेर जंगलों को सुरक्षा बलों ने यहां पर पूरी तरह से घेरकर तलाशी अभियान जारी कर दिया है और गोलाबारी में सेना का एक JCO और साथ ही साथ 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की यहां
सूचना बताई जा रही है कि 3 से 4 आतंकी वहां पर मौजूद हो सकते हैं और सुरनकोट में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ लगातार यहां पर जारी है। और सुरनकोट के चमरेर जंगलों की बात करें तो यहां पर यह एनकाउंटर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गोलाबारी में सेना का एक जेओसी और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मौके पर 3 से 4 आतंकवादियों की मौजूदगी यहां पर बताई जा रही है। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जमशेद मलिक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जमशेद, क्या कुछ अपडेट है? जी गुरु जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुरनकोट चंबेल इलाके से कि 4 जो हमारे 5 जवान घायल हुए थे, इनमें से एक देसी और 4 जवान थे, इन पांचों के शहीद हो चुके हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर वहां से सुरनकोट से आ रही है और इस वक्त भी इनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात से शुरू हुआ ये सर्च ऑपरेशन अब इनकाउंटर में तब्दील हुआ है, जिसमें हमारे 5 जवानों के शहीद होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? फिलहाल आपको अपडेट बता रहे हैं कि किस तरह से सुरनकोट के अंदर लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जमशेद, मेरी आवाज आ रही है? लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि 3 से 4 आतंकवादी वहां पर छिपे होने की आशंका बार बार जताई जा रही है और साथ ही आप देखिए कि जवान के घायल होने की भी खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन उसके साथ ही यहां से सुरनकोट के अंदर से अपडेट लेना बहुत जरूरी था। आए दिन जिस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही है। जमशेद, मुझे सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। चलिए, तो आपको बताते चले कि लगातार जमशेद से संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे क्योंकि खबर बड़ी है और सुरनकोट से बड़ी अपडेट जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने यहां कॉर्डन ऑफ कर दिया है पूरे इलाके को। क्योंकि सुरनकोट के चमरेर जंगलों की अगर बात करें तो सुरक्षा बलों ने यहां पूरी जंगलों में घेराबंदी कर दी है और आतंकियों को घेरने की कोशिश की जा रही है। और गोलाबारी में सेना का एक जेओसी और साथ ही साथ 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर 3 से 4 आतंकवादियों के होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि किस तरह से अब सूरत-ए-हाल वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरनकोट से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। और इससे पहले भी आप देखिए किस तरह आतंकवादी लगातार सक्रिय मोड में नजर आ रहे थे, लेकिन एक एक करके किस तरह से मौत के घाट इन्हें उतारा जा रहा है ये सबके सामने है। सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जंगलों में किस तरह से तलाशी अभियान चलाया गया है ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आई। और साथ ही साथ अब किस तरह से वहां पर सूरत-ए-हाल थे ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोलाबारी में सेना का एक जेओसी और 4 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और मौके पर 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की भी सूचना यहां पर सामने आ रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कठुआ लिए चलते हैं, क्योंकि कठुआ से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर अब स्कूलों पर शिकंजा कसने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। और लगातार आप देखिए कठुआ में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों के खिलाफ किस तरह से शिकंजा कसा गया। सीओ कठुआ ने लखनपुर में अपनी टीम के साथ यहां छापेमारी की है और रोक के बावजूद एक स्कूल में पढ़ाए जा रहे थे छोटे छोटे बच्चे, यानी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में रोक लगाई गई थी कि कोरोना के दौरान छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाना है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से वहां काम चल रहा था, इस पर आज एक्शन होता हुआ नजर आया है। सीओ ने स्कूल प्रबंधन को मात्र चेतावनी देकर ही यहां खानापूर्ति कर दी है, जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत थी, कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कठुआ में अवैध रूप से किस तरह से यहां पर स्कूल चलाया जा रहा था इस पर आज शिकंजा कसा गया है। स्कूल में छापेमारी की गई सीओ की तरफ से और रोके जाने के बावजूद भी स्कूल में यहां छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। ज्यादा बातचीत के लिए सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, किस वजह से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था? क्या गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा था और आखिर कार्यवाही मात्र खानापूर्ति क्यों? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोविड की गाइडलाइन है कि सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षा ही जो है वो यहाँ पर लगेंगी, उस पर भी साफ जो है जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि 12वीं के जो विद्यार्थी हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उनको वैक्सीनेटेड किया जाए और जो 10वीं के छात्र हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, कम से कम उनका कोविड जांच जो है वो जरूर की जाए। हाल ही में आपने देखा कि कठुआ से 11 केसेस सामने आए थे, बावजूद उसके अभी भी ये चोरी छिपे कुछ स्कूल जो हैं वो यहाँ पर ऑपरेशनल हैं। गाइडलाइंस की धज्जियां जो है यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। वहीं सीओ कठुआ आज खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और खुद उन्होंने यहाँ पर आके देखा है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर स्कूल में बुलाया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही थी, मास्क नहीं पहने थे, लेकिन किस तरह से
प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ पर इस तरह के आदेशों की, जो कोविड की गाइडलाइंस उनकी यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी ऐसे समय में जब अंदेशा जताया जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर भी आ सकती है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो है कितनी छोटे तादाद में बच्चों ये को बच्चे थे करेगी। स्कूल के अंदर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो 2 दर्जन के करीब यहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल में यहाँ पर बैठे हुए थे जब अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन अधिकारियों की यहाँ पर जो छापेमारी है, यह मात्र खानापूर्ति ही यहाँ पर साबित हो रही है, क्योंकि सीओ कठुआ से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अभी सिर्फ वार्निंग जो है वो स्कूल प्रबंधन को दी जा रही है। ऐसे में वार्न करना कहां तक उचित रहेगा, क्योंकि प्रॉपर जिस तरह से आदेशों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश की यहाँ पर गाइडलाइंस की उल्लंघना की गई है, तो सिर्फ यहाँ पर वार्निंग क्यों यहाँ पर स्कूल पर कार्रवाई नहीं की गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर पूरा काम जो है वो मिली भगत से चल रहा था और मात्र मीडिया के सामने आकर खानापूर्ति करने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, प्रशासन को समय समय पर मीडिया की ओर से भी और आम जन की ओर से भी जो है वो शिकायतें दर्ज करवाई जाती हैं। किस प्रकार से कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बिना अनुमति के यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के जो प्लेवे स्कूल हैं वो बिना अनुमति के यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से कार्रवाई, प्रशासन की ओर से कार्रवाई तो यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन जब अटली मोड़ में एक स्कूल में 11 बच्चे कोविड के संक्रमित पाए गए हैं, उसके बाद जो एजुकेशन विभाग है ये भी हरकत में आया है और आज यहाँ पर छापेमारी की, लेकिन ये छापेमारी मात्र खानापूर्ति यहाँ पर साबित हुई है। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कठुआ से अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से स्कूल के अंदर लगातार बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। प्ले वे स्कूल है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। गाइडलाइंस की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन और विभाग को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और मुकम्मल तरीके से कार्रवाई करें, ताकि वो समझें और इस बात को आगे भी एक संदेश की तरह पहुंचाएं कि किस तरह से काम करना है। आगे बढ़ जाएंगे, किश्तवाड़ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर में मौसम ने अचानक ही अंगड़ाई ले ली है और कई ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से ठंडक का एहसास हुआ है। कुपवाड़ा, सिंथन टॉप, गुलमर्ग और बाबा अमरनाथ गुफा परिसर में यहां बर्फ गिर गई है और निचले इलाकों में भी उमस भरी गर्मी से लोगों को छुटकारा मिल गया है। यानी इस वक्त की बड़ी अपडेट मौसम के हवाले से है, क्योंकि मौसम को लेकर लगातार करवट जो है वो किस तरह से बदली जा रही है वो आपके सामने, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला अब ऊपरी इलाकों में शुरू होता हुआ नजर आया है। कई ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से ठंडक का एहसास हो गया है। कुपवाड़ा, सिंथन टॉप, गुलमर्ग और बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर अगर बात करें तो मुकम्मल तरीके से आप देखिए तस्वीरें किस तरह से बदली नजर आ रही हैं। दोनों तस्वीरें आपके सामने, कुपवाड़ा, सिंथन टॉप और किश्तवाड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से सूरत हाल वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और बर्फबारी की वजह से ठंडक का एहसास यहां पर लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, कश्मीर घाटी में अशांति फैला रहे आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्ती किस तरह से देखने को मिल रही है उसका अब असर दिखने लगा है। आज सुबह बांडीपुरा के हाजिन और अनंतनाग के बैरीनाग इलाके में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और पुलिस के मुताबिक बांडीपुरा में मारा गया आतंकी द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ का ही आतंकी था, जिसने पिछले दिनों शाहगुंड में सुमो चालक की हत्या कर दी थी और कश्मीर में पिछले 5 दिनों के दौरान हुई हत्याओं के बाद से ही पुलिस व अन्य सुरक्षा बल इन हत्याओं में शामिल आतंकियों की तलाश में जुटे हुए थे। और आज बांडीपुरा में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही एसओजी, सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त दल बांडीपुरा के हाजिन इलाके में पहुंच गया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई। जैसे ही सुरक्षाकर्मी आतंकियों के ठिकाने के नजदीक पहुंचे, वहां पर छिपे हुए आतंकियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पहले तो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो जवाबी फायरिंग में उसे मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने शव को अपने कब्जे में लेने के बाद जब उसकी पहचान की तो पता चला कि ये टीआरएफ का ही आतंकी है, जिसने कुछ दिन पहले सुमो चालक की हत्या की थी और आतंकी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में की गई। वहीं इससे पहले सुरक्षा बलों ने तड़के 2:30 बजे के करीब साउथ कश्मीर के जिला अनंतनाग जिले के ही खड़गुंड बैरीनाग इलाके में एक आतंकवादी को मार गिराया और इस मुठभेड़ में हालांकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। इलाके में छिपे हुए आतंकियों को सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पण करने के लिए कई बार मौका भी दिया, लेकिन हर बार उसने सुरक्षा बलों की अपील का जवाब अपनी गोली से ही दिया और इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। वहीं जवाबी फायरिंग में आतंकवादी मारा गया। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए यहां पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मारे गए आतंकी के पास से पिस्तौल, उसकी मैगजीन और ग्रेनेड बरामद किया गया है।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।